बहुत बहुत स्वागत है आपका हितेश जी। कैसा लग रहा है आपको आके? मेरे को ऐसे लग रहा है कि पहली बार है भी अपन एज अ फॉर्मल पॉडकास्ट में आए हैं। हितेश, अगर मैं बात करूं, हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस? मैं एक एजुकेटर हूँ। मैंने जो करियर काउंसलिंग की, वो काउंसलिंग भी क्या है, इसी का ही पार्ट। कई बार हम लोग हंसते हैं, अगर 2010 में पास आउट बच्चा आज भी मेरे को किसी काम के लिए याद कर लेता है। हमारा एक संवाद हुआ उस चीज़ को लेकर, तो मैंने उसके बाद एक हंसी में बात भी बोली। मैंने कहा तुमने फीस मुझे 2010 में दी और काउंसलिंग 2025 तक रहे हो। इट वाज फन बिकॉज आज मैं पहुंचा हूँ तो उन्हीं लोगों की वजह से, उन सब जर्नी में मिले हुए लोगों की वजह से पहुंचा हूँ। तभी मैं आपके साथ नमस्कार, सत श्री अकाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है द फ्रीलांसर शो। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है जिसने अपन अपने ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन। एक 19 साल के लड़के ने एक्सीडेंटली एक ऐसी जर्नी शुरू करी जिस जर्नी में वो एक्सेल करता गया और आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उस इंस्टीट्यूट का नाम और अपना नाम वो गंगानगर ही नहीं, गंगानगर के नियर बाय रीजन तक पहुंचा पाए। तो हमने उनसे आज बहुत सारी बातें करी। इस पॉडकास्ट में आप देखिएगा एंड तक, जिसमें हमने बात करी एथिक्स की कि क्या है एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स। हमने बात करी सक्सेस की। हमने बात करी कि एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया है, पहले क्या था और आज क्या हो गया। तो अपन ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में देखेंगे और इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। द फ्रीलांसर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हितेश जी हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है द फ्रीलांसर शो। कैसा लग रहा है आपको आके? मेरे को ऐसे लग रहा है कि पहली बार है भी अपन एज अ फॉर्मल पॉडकास्ट में आए हैं, क्योंकि अपन ऑलरेडी अच्छा रिलेशन होल्ड करते हैं। तो इट्स एक्साइटिंग फॉर मी ऑल्सो कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जमीन क्या पूछने वाला है मेरे से, क्या बात कर रहा है। बहुत सवाल है मेरे को। नेचुरल जो चीजें वो अपन बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ही के मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया, कॉमर्स कॉरिडोर, जो कि पहले मित्तल क्लासेस के नाम से था। हाउ इवेंचुअली यू स्टार्टेड, मतलब क्या ऐसा हुआ कि यू स्टार्टेड इनटू दिस फील्ड, एजुकेशन सेक्टर? 2010 में व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल्स, मेरे को वेकेशंस थी 1-1.5 महीने की, 2 महीने की। तो गंगानगर आना हुआ दिल्ली से। ओके। गंगानगर आया तो आके पहले घर में पता लगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत गहरा चल रहा है उस समय पे। ये तो वेल अवेयर था मैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना खतरनाक तरीके से अभी ये फाइनेंशियल क्राइसिस घर में चल रहा है। ओके। और इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरी एक कजन है, और वो कजन गंगानगर के एक रेपुटेड स्कूल में और उसी के हॉस्टल में रहती थी। ठीक है। उसका आउटिंग डे था। ओके। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने भेजा कि आउटिंग डे है और उसको आज हॉस्टल से लेके आना है, संडे का डे था। ठीक है। तो मैं उसे पिक करने गया। रास्ते में वो मुझे बता रही है कि भाई प्रॉब्लम बहुत चल रही है हम लोगों को हॉस्टल में, कि यहाँ पे अकाउंट्स ट्यूटर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं जो हम लोग चाहते हैं, और मल्टीपल टीचर्स आ चुके हैं और हम लोगों का सिलेबस भी पीछे होता जा रहा है। ओके। तो इस प्रॉब्लम को बढ़ती जा रही है। मुझे लगा कि ये दोनों सेम टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी है कि एक तरफ घर में बहुत ही गहरा फाइनेंशियल क्राइसिस है, और बहुत गहरा मींस आई मीन इट। यस आई नो। और जब वो मुझे कह रही है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो क्या क्यों ना मैं ये शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकता हूँ ताकि फॉर द सर्वाइवल अपन इसको कुछ करें। तो मैंने उससे पूछा क्या करना होगा, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट यू हैव टू मीट आवर वार्डन, ओके, एंड देन शी विल टेक यू टू दी मैनेजमेंट ऑफिस। तो मैंने कहा ठीक है, अपन ऐसे करते हैं। और मैं मिला जाके, और द मैनेजमेंट टोल्ड कि भाई आपके पास ऐसा नहीं है कि मल्टीपल डे हैं या मल्टीपल क्लासेस हैं, आपके पास सिर्फ एक क्लास है, सिंगल डे एंड सिंगल क्लास। उसमें आपको मौका दिया जा रहा है। तो मुझे वो मौका मिला, और जैसे ही वो क्लास एंड हुई तो क्लास 12th हॉस्टल स्टूडेंट्स ने, मतलब उनके फेस ने मुझे रिप्लाई कर दिया कि भाई कुछ अच्छा होने जा रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट डे 12th के साथ 11th भी आई,
अच्छा। और पहले तो उन्होंने बुलाया, हम्म। ये चीज थी सक्सेस मेरे लिए उस टाइम में, तो सक्सेस ये था। हम्म। और 12th के साथ 11th भी आई, एंड पूरी क्लासेस आई, बिकॉज इट वाज ऑप्शनल कि आपको ज्वाइन करना लगना है तो है जाओ, या नहीं लगना, नहीं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। ओके। और रेस्ट इज द हिस्ट्री। वहां से स्टार्ट हुआ, फिर उन लोगों ने डे स्कॉलर बच्चों को बोला, वो लोग मेरे पास आए, एंड देन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। ओके। उस रिजल्ट के बाद करते 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 कन्वर्ट, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई। ओके। आज इस सिचुएशन में हम लोग आ पाए हैं एटलीस्ट, कि गंगानगर ही नहीं, गंगानगर होल डिस्ट्रिक्ट, मतलब गढ़साना, रावला, अनूपगढ़, नियर बाय जितने भी और हैं। पंजाब के अंदर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट, जिसमें स्पेशली अबोहर, गिद्दड़वा, ये सब अच्छा, एरिया, मतलब बठिंडा भी क्रॉस कर चुका। बठिंडा कर चुके हैं। और अब हम लोग, मुझे अच्छा लगा, नोहर भादरा एक समय आया 2-4 साल पहले, हम लोग वहां से बच्चा आने लगा हम लोगों के ठीक पास विदाउट एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। और मुझे अच्छा लगा कि लास्ट ईयर वी गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम एलनाबाद, दिस ईयर आल्सो। दैट इज तो मुझे हरियाणा। लगा हरियाणा, तो चलो कुछ अच्छा होने जा रहा है, हाँ। इट मींस समथिंग, कुछ अच्छा प्लॉट कर पा रहे हैं। एक चीज बताइए देश की भी, इतना टाइम हो गया आपको इस एजुकेशन इंडस्ट्री में आए को, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव सीन, मतलब आपने तो वो फेज देखा है जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया, और आज का एरा देख रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस को भी देख रहे हैं, यू आर सीइंग कि आपका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर ऑनलाइन भी आ चुका है। तो इसको कैसे आप देखते हैं, हाउ यू थिंक कि आप और उनमें क्या फर्क है, एंड आप क्या ऐसा दे रहे हैं जो आपको लगता है कि योर पॉजिटिव या आपकी स्ट्रेंथ है? मुझे लगता है, देखो, इसमें 2-3 सवाल आपके मिक्स्ड हैं, उनका मैं वन बाय वन सवाल देता हूँ। पहला ये कि चेंज इन एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में जो एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर एज अ इंडस्ट्री को अगर अपन देखें क्या डिफरेंस आया, तो बाय द टाइम आप किसी भी, सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में अपन देखेंगे ना, तो बाय द टाइम चेंज आया। लॉन्ग रन में बहुत सारा चेंज आता है, और आपको उस चेंज को के जो अच्छे प्रोस्पेक्ट है उनको अडेप्ट भी करना ठीक होता है, है। ठीक है। मुझे लगा भी एजुकेशन में, इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव चेंज आया, ओके। बिकॉज आपके पास जो लिमिटेशंस थी चीजों, रिसोर्सेज को लेके, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को लेके, उन रिसोर्सेज के अंदर भी एड ऑन हुई हैं चीजें, आपका स्कोप बढ़ गया है, आप बियॉन्ड द बुक सोचने का, अब आप बच्चा चल के, मेरे को लगता है भी मोर देन आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन इज मोर। ओके। जब आप सवाल पूछते हो ना, नहीं, वो आपके सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जवाब से। ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब वो आपने ये चीज देखी कि बच्चा उस- क्रिएटिविटी आ रही है, क्रिएटिविटी आ गई है, exactly, कि उस सवाल को आप, सही सवाल को आप, पहले की एजुकेशन मोर ऑफ क्या थी कि जो टीचर ने पढ़ाया आपको सुनना, हमने कॉपी किया, नोट डाउन किया, और आज की एजुकेशन क्या है कि बच्चा इतना क्रिएटिव हम लोग बना रहे हैं, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को भी गो थ्रू कर पा रहा है, अलग अलग तरह की है, और मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। ओके। एज फार एज सेकंड, आपने मेरे से एक बात कही कि ऑनलाइन एजुकेशन आ गई या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। हम लोग भी एक एडटेक कंपनी है, ऑनलाइन क्लासेस भी रन करते हैं हम लोग, और उसी के अंदर अगर बात करें कि भाई इंडस्ट्री के जिसने नेशनल लेवल पे बेंचमार्क को सेट किए, उनको, उनसे, तो मैं इस चीज को लेके बड़ा पॉजिटिव हूँ, बिकॉज अगर इन चीजों को लेके, मुझे लगता है कि अब सीखने का मतलब क्या है, पैरामीटर अलग हो चुका है। अपन सिर्फ इसको ये नहीं ले सकते कि अगर मैं, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कॉमर्स की एजुकेशन दे रहा है, सीखना सिर्फ यही नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, मैं किसी प्लेटफॉर्म से अकाउंट्स, इको, बिजनेस या मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट लर्न कर रहा हूँ। एजुकेशन इससे फार अबव हो चुकी है। ठीक है। मैं अगर किसी एक अच्छे बिजनेस कोच को सुन रहा हूँ, मैं किसी मोटिवेशन लीडर को सुन रहा हूँ, मैं किसी ऐसे लोगों को सुन रहा हूँ जो जिन्होंने पॉलिटिकली बहुत कुछ अच्छा किया है, किसी ऐसे अभिनेता को सुन रहा हूँ जो कुछ अच्छा नॉलेजेबल बात बता रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग। अभी ये जो क्रिएटिविटी इसीलिए बन पा रही है बिकॉज अब बच्चा सिर्फ अकाउंट्स, इको, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचता है, बच्चा इनके अलावा भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स और डिसिप्लिन के बारे में सोचता है। उसका पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। मैं इसको लेके पॉजिटिव हूँ, दैट्स व्हाई मेरे को लगता है भी हाइब्रिड एजुकेशन मेरी प्रेफर्ड है। हाइब्रिड मींस कि मोर ऑफ ऑफलाइन एंड सम ऑफ द ऑनलाइन ऑनलाइन मिक्स कर रहा हूं। ब्लेंड, आप सिर्फ
अकाउंट्स के लिए अगर मेरे को ज्वाइन कर रहे हो, इको के लिए ज्वाइन कर रहे हो, बिजनेस के लिए ज्वाइन कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी के लिए भी ज्वाइन कर रहे हो, आपका ऑनलाइन एजुकेशन यही नहीं है सिर्फ कि आप फिजिक्स को ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दीज कोर सब्जेक्ट्स आप लाइफ के जितने भी अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको सही टूल्स, सही माध्यम के साथ सीखना है। चलिए तेज जी, एक चीज बताइए, जो आज की स्कूलिंग है और जो आपने स्कूलिंग करी या मैंने भी स्कूलिंग करी, वी आर लाइक ऑफ द सेम एज, चेंज आया बहुत बड़ा। आप क्या मानते हैं, व्हाई स्टूडेंट्स आर गोइंग आर प्रेफरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? क्या उनको स्कूल्स में वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही? नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं है कि स्कूल में वो एजुकेशन मिल नहीं पा रही है। Okay. एजुकेशन तो मिल रही है। डेफिनेटली मिल रही है। ओके, स्कूल, बट दे आर प्रेफरिंग मोर ऑफ कोचिंग हाँ, मैं इस बात को पे आता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि भाई स्कूल का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एक सब्जेक्ट्स गिवन है और उसको पढ़ाना। मतलब आपने मुझे बोला कि हम लोगों के टाइम में, आज से मतलब 2 और 3 डेकेड्स बैक अगर अपन जाएं, और उस समय की एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। आज की एजुकेशन इतना तो नहीं है कि आपको सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ाना है बच्चे को। आप अगर बच्चे को डिसिप्लिन बना पा रहे हो, उसमें बियॉन्ड दी सब्जेक्ट सोचने की कैपेबिलिटी क्रिएट करवा पा रहे हो, और मेरे को लगता है कि आप सफल एजुकेशन कर पा रहे हो। ठीक है, उसमें ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आता कि वो कंटेंट स्कूल क्रिएट कर पा रहा है या कोचिंग क्रिएट कर पा रहा है। मुझे लगता है हम लोगों के अल्टीमेट जो अल्टीमेट गोल है वो तो सेम ही है। सेम है। वो तो क्योंकि दे आल्सो वांट रिजल्ट, यू आल्सो वांट रिजल्ट। अब पॉइंट इज कि उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है और हम एजुकेटर्स की कोर स्ट्रेंथ क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि आप वेल डिसिप्लिन्ड कर पा रहे हो। मैं मेरे बच्चे के लिए उस जगह प्रेफर करता हूँ। मैं अच्छे एजुकेशन दे पा रहा हूँ उसको, और उसको सब्जेक्ट्स की नॉलेज दे पा रहा हूँ, और ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ, दैट्स फाइन। ओके। अब मुझे लगता है कि भाई बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके अपने आप को बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। प्लेग्राउंड मिला, मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला, मैंने क्रिकेट को समझा, ये पहला पार्ट है। मुझे सचिन तेंदुलकर की जरूरत है टू गाइड मी, जिसने कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया है, जिसने कुछ अचीव किया है, कुछ ऐसा किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले वालों ने अचीव नहीं किया है। मुझे लगता है कि आपको एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जिसकी एक पर्टिकुलर किसी प्रोस्पेक्ट में महारत है। तो डेफिनेटली दैट इज आपका दूसरा आंसर कि पहले प्लेटफॉर्म का रोल क्या है, दूसरे प्लेटफॉर्म को क्या है। अल्टीमेट गोल एक ही है कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, हम लोग आज से आने वाले कल को बेहतर बना। चलिए, जो एक क्वेश्चन मार्क लगता है कोचिंग इंडस्ट्री पे, आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री, बट क्योंकि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि जी भीड़ आती है 100 बच्चे, 50 बच्चों के बैच में, वहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही, क्वांटिटी है। तो आप क्या कहते हैं कि रियली इट इज द फैक्ट, या क्वालिटी, अगर बंदा क्वालिटी वाला है तो 50 क्या 100 भी आ जाएंगे, वो उसको सुनने के लिए तैयार। बात तो आपके सवाल के अंदर वैसे इसका आंसर है। ये बात फैक्ट है। मुझे ऐसे लगता है कि आप उन लोगों में से हो जिसके अंदर जिसको मतलब इट डिपेंड ना कि आप कितने अच्छे वक्ता हैं कि आपको सुन रहे हैं लोग, उससे श्रोता आपके पास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप 2 लोगों की ग्रुप में पढ़ते हो 20 में या 200 में, ठीक है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उस चीज को कितना अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ, मैं उसमें कितनी वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ। ओके। अगर मैं लेटर से कि 10,000 लोगों को एक ही ग्राउंड पे लेके चला जाऊं और वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वहां पे गैदर हुए हैं और वो पर्पस वेरी वेल वैल्यू के साथ डिलीवर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता, इट्स फार बेटर देन कि मैंने 10 लोगों को बुलाया और उन 10 लोगों के अंदर मैं वो क्वालिटेटिव वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाया जो उन 10,000 लोगों के ग्रुप में हो गई। तो मेरे को लगता है कि ये चीज कंपेरेबल नहीं है। ये वैल्यू सिस्टम है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। एक चीज और आ जाती है वहां पे, वो कहते हैं मार्क्स का गेम है। होशियार बच्चा
स्कोर ला रहा है, उसी का डिस्प्ले हो रहा है, उसी की मार्केटिंग हो रही है, जिसकी वजह से सारे आ रहे हैं। क्या ऐसा ही है एजुकेशन सिस्टम में कि जो आप कोचिंग इंडस्ट्री में हो कि आप एवरेज बच्चे पे भी तो ध्यान देते होगे ना? एवरेज बच्चा भी तो 90 लाता होगा कि ये सिर्फ यही है कि नहीं 90 वाले को प्यारा और पुचकारा और उसको कह दिया ले बेटा तेरे को मैंने ज्ञान दे दिया और तेरे आ जाएंगे। सर देखो ये ना एक इसमें दो तीन चीजें मिक्सड अप है। एक तो ये कि जब आपने किसी को स्कोर ना, वैसे आपके लिए जजमेंट का पैरामीटर नहीं होना बट वो स्कोर एक चीज तो काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल किसी को मैं 100 on 100 स्कोर करवा, फॉर इट्स एन एग्जाम्पल 100 में से 100 स्कोर कराया, तो इससे एक बात तो हम लोगों को समझ में आती है कि ऐसा नहीं है कि किसी 10% वाले ने 100 किया, या संभव है हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल अगर वो बच्चे का आईक्यू उतना स्ट्रांग था कि वो उस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो हमें याद ये भी रखना है कि हम उस चीज को डिलीवर कर पाए जिससे मिलकर वो काम बन पड़ा। तो रोल ऑफ मार्क्स इतना ही है, ठीक है, कि भाई मैंने अगर उसको बोला कि भाई ये स्कोर कार्ड है, तो ऐसे दैट करना है। मीन्स उससे दिखाता कि अगर बच्चे में वो पोटेंशियल था तो हम उस एक्सपेक्टेशन और पोटेंशियल को मीट अप कर पाए। व्हाट अबाउट एवरेज? पहली बात ये है। सेकंड इज कि ये बात सही है, अगर ऐसा किसी के साथ हो कि भाई आज आपने कहा कि भाई टॉप 10 20 50 लोगों को पिक्चराइज किया और 50 ऐसा एवरेज बच्चा है जिसको पिक्चराइज नहीं किया किसी ने भी। मैं कैसे लेता हूँ एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फाउंडर, ठीक है, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर ये फैक्ट है तो आपके दरवाजे पर कस्टमर्स या क्लाइंट्स या पेरेंट्स जो भी कोई, मैं क्योंकि इसको एजुकेशन के अलावा भी प्रोस्पेक्ट को सेम अप्लाई कर रहा हूँ, वो एक बार तो आएंगे, अगली बार नहीं है। मतलब अगर इट इज अ वाकई में शॉर्ट टर्म, अगर आप ये कह रहे हो कि एक बार आप उसको लेकिन- चेप सकते हो सेलिंग हाँ, कंसेप्ट। लेकिन वो अगर आपने उस 60 वाले बच्चे को भी उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवरी की, उसको वो क्वालिटी, वो वैल्यू सिस्टम डेवलप किया, वो इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम वो सिस्टम पहले से प्रीवियस से ज्यादा अच्छा चलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पैरामीटर है आपको जज करने का कि भाई नेक्स्ट टाइम आपके नंबर्स का क्या बना, उससे नेक्स्ट टाइम क्या बना, उससे नेक्स्ट टाइम क्या बना। अगर वो सिस्टम क्रिएट हो पा रहा है, दैट मींस हर पैरामीटर पे वो इंस्टीट्यूट उस प्रोस्पेक्ट को, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में सफल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने उसको हार्डवर्क कराया, वो चाहे 10% ही अप्रिसिएशन हुआ उसका, लेकिन उसको आदत तो डाल दी ना। अब ये कहना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। मेरे को ऐसे लगता है भी अल्टीमेटली एजुकेशन क्या है, हाँ, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोटबुक, योर करेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन करिकुलम, ओके, राइट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर ओन कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर करियर। आप उससे बिल्ड करने में सफल हो, मुझे लगता है एज अ एजुकेटर तुम सफल हो, एज अ स्टूडेंट आपका जीवन भी सफल है अगर आप इस बात को समझ और अप्लाई कर पाते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने एजुकेटर वर्ड यूज किया क्योंकि अपन एक साथ रहते भी हैं, वैसे भी आम बंदे को नहीं पता कि एजुप्रेन्योर क्या है। मतलब आई नो दिस, यू नो दिस, बट एक पॉडकास्ट देखने वाला जो व्यूअर है, चाहे वो ये यंग जनरेशन है, 12th एस्पिरेंट होगा या पास आउट होगा, उसके मन में ये सवाल आता है कि एजुप्रेन्योर क्या है? एड्यूप्रेन्योर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एजुकेटर ओके, एंड द एंटरप्रेन्योर। ओके, तो इसे अपने एड्यूप्रेन्योर बोल दिया। ये वर्ड मैंने यूज किया कि आप मूलतः एक एजुकेटर हो। बिल्कुल। मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा करियर का बड़ा गोल ही है ये। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप किसी को एजुकेट करने लगते हो, सही मायने आपको भी समझ में आते हैं कि एजुकेशन है क्या। एग्जैक्ट। इट्स नॉट अबाउट अगर मैं एक अकाउंट्स एजुकेटर हूँ तो भाई मेरे को अकाउंटेंसी ही पढ़ानी है, अगर मैं एक फिजिक्स का लेक्चरर हूँ तो मुझे फिजिक्स ही पढ़ानी है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी है, कुछ भी ऐसे। लेकिन मेरे को लगता है भी धीरे धीरे आप उस वैल्यू सिस्टम को जब समझने लगते हो ना, तो आपको समझ आता है भी एक्चुअल में एजुकेटर का रोल बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मुझे ऐसे लगता है। बिकॉज जो इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं,
अब मेरे को एक बहुत अच्छा कथन है, मेरे दिल के करीब है, हाँ वो बिल्कुल रहता है बिल्कुल, हमेशा। आप सुनाएं, हम मेरे सुनना को चाहते मेरे को ऐसे लगता है कि हार और जीत या फिर सफलता और असफलता इस बात पे बहुत निर्भर करती है कि आपका गुरु कौन, ठीक आपका है। सलाहकार कौन। दुर्योधन सभी संसाधनों के साथ भी उसका एजुकेटर कौन था? शकुनी। और वो गलत एजुकेशन, और अर्जुन ने शिक्षा किससे ली? भगवान श्री भगवान कृष्ण श्री से। कृष्ण से। और डिस्पाइट ऑफ दी रिसोर्सेज किसके पास ज्यादा थे? कम किसके थे। पास कम थे, लेकिन जीत कम वाला जीत उन गया। पांडवों की हुई जिनको ज्ञान देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एजुकेटर कि भाई हमारा रोल क्या है। एग्जैक्टली। दूसरा, क्योंकि मैं एक कॉमर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रन करता हूँ, जो प्राइमरीली मतलब कॉमर्स इंस्टीट्यूट इसलिए बोला बिकॉज वो एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो सकती है। बिकॉज हम लोगों का जो नीश हमने शुरू किया दैट वाज कॉमर्स एजुकेशन स्ट्रीम। अभी उसके अंदर मेरे को क्या लगा कि भाई हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम दिस अलग अलग वेंचर्स किए, बिजनेसेस किए और अलग अलग एसोसिएशंस बनाई, उनको सीखा, काम किया। मतलब मेरे को लगता है जब आपको पता है ना स्टेप्स की ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे होता है, जब आपको ये पता है, सिर्फ बुक्स के स्टेप पता है, तो मतलब पहला टास्क होता है आपका ये कि ठीक है आप किसी को एजुकेट कर पाओगे। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में मेरे को वो मौका मिला कि जिसमें मैं इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली कर पाऊँ। जब आपकी नॉलेज जो बुक नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलते हैं ना, तो आप एक्चुअल में एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो बिकॉज आप उसको प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को डिलीवर कर पाते हो। मैं इसमें फिर ऐड कर देता हूँ, मेरा भी यही था, मैंने बिजनेस किया और फिर बिजनेस पढ़ाया। एग्जैक्टली। तो वो मिक्सचर हो गया बहुत। बिल्कुल ठीक है हितेश, अगर मैं बात करूं, इतना आप काम कर रहे हैं अभी, आप जैसे CUET, CA along with 11th and 12th commerce, how you manage your time, number one, how you manage your stress, number two. इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, चलो कराओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर दी स्टूडेंट्स। ओके। बिकॉज हम लोग उस एक समय के साथ, अनुभव के साथ आपका मैच्योरिटी लेवल, आप IQ से EQ की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हो। बिल्कुल। व्हेन इमोशनली आप उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए कोई करने वाली चीज नहीं रहती। बट इसीलिए मैं क्वेश्चन में मैं समझ गया आपने, करता हूँ कि क्योंकि स्टूडेंट्स के आर मोर लाइफ इंक्लाइंड में टुवर्ड्स IQ, एक समय के साथ साथ उनको अपने अंदर उस इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप करना है, तो उनके लिए अपन स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात भी करें। आपने मुझसे बोला कि इतने सारे काम कैसे कर पाते हैं, तो मेरे को हाउ यू मैनेज योर टाइम। देखो, यू आर मैनेजिंग CA, यू आर मैनेजिंग CUET, यू आर मैनेजिंग 11th 12th, बाकी भी अभी मैं पॉडकास्ट में पूछूंगा आपसे। मैंने आपके बारे में भी सुना है कि यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग न्यू। हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, बिकॉज इट्स द गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हाउ यू आर मैनेजिंग? सर आपने आंसर ही वैसे परफेक्ट दिया, उसके अंदर आपने लास्ट लाइन अभी क्या बोली? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको आती है ना किसी भी चीज के लिए, पहला काम क्या है? आप देखो हमारे स्कूल्स भी क्या काम कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उस डिसिप्लिन को एड ऑन करें। आप जब तक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इजीली मैनेजेबल हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ठीक है, आपका विजन क्या है, आपको क्या काम करना है, ठीक है, और कब किस समय की क्या इंपॉर्टेंस है जिसको उसे कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपना प्रोफेशन को फोकस करना है, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी है, आपकी हेल्थ भी है, और मतलब हर चीज है। हर आप पर्सपेक्टिव को देखना। मोटिवेशन टाइप्स वीडियोस, क्लिप्स, ये अनडाउटेडली काम करती हैं, बट अल्टीमेटली मोटिवेशन क्या है, वो आपको बाहर से नहीं लेना, ठीक है, वो आपको अपने अंदर से डेवलप इंटरनल मोटिवेशन। वो इंटरनल मोटिवेशन से जब क्या होता है, आप ऐसे देखो एक एग, जब आप उसको फोर्स बाहर से करते हो ना, तो वो टूटता है। लेकिन जब वो अंदर से टूटता है ना, तो लाइफ बिगिन हो जाती है। एग्जैक्ट, लाइफ बिगिन हो जाती है वहां पे। वो फिर खुद क्रैक होता है, खुद ही एक्चुअली। तो वो एक चिकन, एक बच्चा उसमें से निकल मतलब के आता बहुत बढ़िया बात आपने सुनाई। तो मैं इसको वो करूंगा, वो उस चीज को अपन को डेफिनेटली अप्लाई करना है और सब कुछ अचीव होता है। ठीक है। बाय द टाइम आप बहुत सारी चीजें सीखते रहते हो, आपको सब कुछ है। और इसी के लिए जैसे हम लोगों को कभी पहले लगता था कि भाई ये काम, खुद को कई बार ऐसे लगता है कि यार ये कैसे कैसे कर पाए, मतलब सिर्फ
कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, उसके अलावा भी करियर काउंसलिंग स्टार्ट की। करियर काउंसलिंग स्टार्ट की तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग मोहाली के टॉप नॉच स्कूल्स में जा पाएंगे। हम दिल्ली, जयपुर या इंडिया के अलग अलग एस्पेक्ट में जाके एज अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर इतने बड़े लेवल पे लोगों को की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और वो उसके साथ साथ अभी मैंने एक बुक ऑथर की है जिसको हम लोग रिलीज करने जा रहे अच्छा, हैं। यही मैं पूछना चाह रहा था, पॉडकास्ट व्यूअर्स को बता दूं, मैंने इनसे यही पूछना था कि कब आ रही है वो बुक? 26 ऑफ नवंबर अलाइंड है सर। ओके, और अपन नवंबर के मंथ में बैठ के इस पॉडकास्ट को कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल, नवंबर में कर। और द टॉपिक ऑफ बुक इज हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। क्या बात। और ये बुक ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को तो अल्टीमेटली वो यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनको अभी बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखना है, जानकारी है, वो उनके लिए तो है ही है। ये उन लोगों के लिए भी है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए भी कंटेंट देता है जिनको बहुत साल हो गए बिजनेस में, आर यू टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस में। ठीक है, और उनको आज के बदलते हुए बिजनेस के बारे में कुछ ऐड ऑन करना है कि भाई क्या क्या चीजें अपने को करनी चाहिए जिससे एक बिजनेस स्केलेबल मॉडल पे जा सके। अब फिर इस पे आ जाता हूँ, वापस उसी क्वेश्चन पे लेता हूँ। देखो, मैंने 11th-12th बोला, मैंने CUET बोला, करियर काउंसलिंग मेरे को, मैं भूल गया था, बट दैट इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट जो आप कर रहे हो। फिर CA क्लासेस है। इसके बाद बुक कैसे निकाल लिया टाइम सर मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका, आप मैं ना अलग अलग गोल्स पे नहीं मतलब, अच्छा, अलग अलग गोल्स में नहीं। योर विजन इज बेसिकली बाय हार्ट आई एम एन एजुकेटर। ओके, मेरा जो मूल स्वभाव है, मैं उसमें एक एजुकेटर हूँ। जो अनुभव, जो नॉलेज मैं कहीं से गैदर कर रहा हूँ, उसको तो आप, मुझे लग रहा है कि भाई ये कुछ चीज है, ये डिलीवरेबल है। अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, आज के जमाने के अंदर आपको सिर्फ यही नहीं देखना कि कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद क्या था। अब अर्जुन का भी रोल क्या है कि जो भी उसने लेसन सीखे हैं उसको सोसाइटी को देगा, डिलीवर करे। और मैंने ये सुना है कि डिलीवर करने से ज्यादा होता है, लाना ही पड़ेगा। अपन बोलने जा रहे हैं कि भाई इंडिया एक ऐसे फेज के अंदर है, ये फैक्चुअल है बात सर। हम उस लकी फेज में अभी चल रहे हैं जिसके अंदर विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बनेंगे? मेरे को क्या बिलीफ सिस्टम है कि विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है, आप चेक करो। आज से हम 2025 के एंड में बैठे हैं, आज से 5 साल पहले चलते हैं। 2020 क्या आपको हर प्रोडक्ट्स या हर सर्विसेज ऑफर करने वाली ब्रांड्स बड़ी लिमिटेड मिलेंगी या ट्रेडिशनल बड़े ग्रुप्स मिलेंगे? बिल्कुल। क्या आपने सोचा था कि एक एक घर, छोटे छोटे शहर, Tier 2 Tier 3 सिटीज, मंडियों से एडुकेटर एंटरप्रेन्योर्स में निकलेंगे? कभी नहीं सोचा ही नहीं। इतना तेजी से ग्रो करेगा। आप चेक करो, शार्क टैंक इंडिया और ऐसे प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर आएंगे, उसमें आप कभी प्रोडक्ट्स को चेक करो कि बच्चे का विजन क्या चल रहा है। छोटी छोटी उम्र में बच्चा बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट कर पा रहा है, वो कैसे क्रिएट कर पा रहा है? अपन उस इकोसिस्टम में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। अब अपन को करना क्या है? वही जो ज्ञान, जो अच्छी चीजें बात की कि अगर अपन, ये सर श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद की धरती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसी संवाद को आज के तरीके से लाना पड़ेगा। मैं एक एजुकेटर हूँ, मैंने जो करियर काउंसलिंग की, वो काउंसलिंग भी क्या है, इसी का ही पार्ट है। हम लोगों ने अब्रॉड के लिए ऐसे दुनिया के, देश के नहीं, देश के टॉप नॉच कॉलेजेस, IITs के अंदर, IIMs के अंदर हम लोग बच्चे भेजने हाँ, नहीं वो IIM बैंगलोर में आपका बच्चा गया हुआ है, हर ऑलमोस्ट हर में गया हुआ है। IIT में जब आए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि सर आप तो बेसिकली कॉमर्स के लिए पहले बात कर रहे थे, आपका बच्चा IIT। मैंने कहा मेरा कॉमर्स का बच्चा भी IITs में है। यही चीज की एजुकेशन मैंने लोगों तक पहुंचानी है कि आपको सिर्फ, मेरे को कई लोगों ने बोला कि सर आप इस क्लासेस के अलावा भी ये कैसे अचीव कर पाए कि आप IIT मुंबई के अंदर गए, ऑल इंडिया की 60 सीट के अंदर एक क्रैक कर पाए। मेरे को ऐसा लगा कि मुख्य एक कारण क्या है, हमने फॉर्म भरा। हमने ट्राई तो किया ना, पहली चीज हमने फॉर्म भरा। अगर मेरे को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं फॉर्म ही नहीं भरता तो कैसे काम करता? तो एजुकेटर के साथ सबसे बड़ा रोल किसका आता है? करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग के रोल में हम लोगों को पहले देश के बड़े टॉप नॉच कॉलेजेस में सोचते थे, फिर हम लोगों ने दुनिया के टॉप नॉच कॉलेजेस के अंदर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हर जगह तक पहुंचे।
तो मुझे लगा कि यार इससे ज़्यादा सुकून क्या होगा कि वो सब लोग बच्चे जिनकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, उस चीज को अपन को आगे कंटिन्यू डिलीवर करना है। अगर आपने एक के साथ वो किया, उसको टेस्टेड हो गया, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया, वेरीफाइड हो गया, तो आप उसको दूसरों के लार्ज साथ भी सेगमेंट कर में सकते लेके हैं। गुड। जाओ। और एक बात मेरे को यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, करियर काउंसलिंग की शुरुआत कैसे होती है सर, मैं आपको बड़ी जेन्युइन तरीके से बताता हूँ। मैंने जब 2010 में पढ़ाना शुरू किया, मजा आने लगा पढ़ाने में, बहुत ही अर्ली स्टेज पे, 2012 के आसपास की बात है। मेरे को एक थॉट आया कि अगर मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ और मेरे स्टूडेंट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छा स्कोर भी ला रहे हैं, पर आने वाले समय में ये लोग शायद मेरे को भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? बिकॉज वो आपसे अच्छा पढ़े। आने वाले समय में आपके अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स उनको मिलेंगे, कॉलेज लेवल पे मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलेंगे। वो आपको कैसे याद रख पाएंगे? आज आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ये आपका इंप्रेशन है, लेकिन कैसे आप उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट डालोगे? हेयर कम्स द आइडिया ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, हम लोगों ने काउंसलिंग को बड़ा मेजर पार्ट समझते हुए इसको बच्चे को काउंसिल करना शुरू किया, हर एक बच्चे को, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हो। सर काउंसलिंग यही नहीं है कि मैंने एक सेशन लगाया, मैंने और उसमें बता दिया बेटा ये फॉर्म भर लो। नंबर ऑफ ईयर्स, व्हेन आई से नंबर ऑफ ईयर, आई मीन इट, कि भाई आपको अगले 5-7 साल, कई बार हम लोग हंसते हैं सर, 2010 में पास आउट बच्चा आज भी मेरे को किसी काम के लिए याद कर लेता है, और ये पॉडकास्ट भी जब वो देखेगा तो बड़ा हंसेगा इस बात को लेके। तो मैं उसे आज भी मजाक कर लेता हूँ, ही गॉट मैरिड एंड ऑल। अभी कोई उसकी वाइफ के लिए कोई ऐसा था जिसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो अपनी जॉब चेंज कर रही है, और कुछ नई चीजें हैं जिन चीजों पे उन्हें वर्कआउट करना है। तो हमारा एक संवाद हुआ उस चीज को लेके। तो मैंने उसके बाद एक हंसी में बात भी बोली, मैंने कहा तुमने फीस मुझे 2010 में दी और काउंसलिंग 2025 तक कर रहे हो। इट वाज फन बिकॉज वो फीस मुझे दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। अच्छा, अभी भी दे जो मान सम्मान उन्होंने मुझे, जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, जो रिकॉग्निशन उन लोगों ने दी, और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो भी मेरी लाइफ में उतना इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूँ तो उन्हीं लोगों की वजह से, उन सब जर्नी में मिले हुए लोगों की वजह से पहुंचा हूँ। तो जब ये ख्याल आया कि भाई करियर काउंसलिंग के मतलब इनको एक्चुअल में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है रादर देन द इम्प्रेशन ओनली, तो उसके बाद वो हुआ जो हमने सोचा नहीं था। ऐसे अचीवमेंट्स आई हम लोगों के पास में जो सोच भी नहीं सकते थे। मतलब एक होता है ना कि आपको लगता है यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे कौन जाएगा, उसके पास ये रिसोर्सेज होने चाहिए। अब वो रिसोर्सेज हमें लगता था कि भाई चलो ट्राई तो करेंगे, पीछे नहीं हटे हम लोग, और आज भी हम लोगों का नेचर ये है कि पीछे नहीं हटते। और बाद में लगता है यार हो गया ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आई सर। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि इन अचीवमेंट्स के बाद एक नैरेटिव और एक चीज खुद को भी फील होने लगी कि हम लोग सिर्फ खुद की लाइफ में या बच्चे की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रहे। बच्चा जब कुछ अच्छा अचीव कर रहा है, कुछ बन रहा है, तो सोसाइटी, तो पूरी सोसाइटी, पूरे गंगानगर मेरे शहर का नाम होने लगा। फिर धीरे धीरे लोग जब बाहर से जुड़ने लगे और अच्छा फील होने लगा। वो धीरे धीरे आपका भी माइंडसेट समय समय पर अपग्रेड होता रहता है, चीजें डेवलप होती रहती हैं। तो आपको अल्टीमेटली ये सारी चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे आपके खुद के गोल क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हम कैसे अलाइन होंगे, कैसे आगे चलेंगे। एक चीज मेरे को पेरेंट्स को लेके याद आई। ओके, तो खैर आप उसको कंटिन्यू करो कि कोई पेरेंट का रोल आप बच्चे की लाइफ में बहुत बहुत शानदार है। सबसे ज्यादा रोल ही पेरेंट का है। नहीं है, ये पेरेंट्स आते हैं आपके पास काउंसलिंग लेने, मतलब बच्चे के साथ? बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को पेरेंट का रोल है। पेरेंट का बहुत बहुत सॉलिड रोल है बच्चे की लाइफ में, क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि वाकई में एक लॉन्ग रास्ता, एक हाइट अचीव करना, उसके लिए सिर्फ जैसे स्टार्टअप्स के लिए मैं बोलता हूँ कि इट इज, अपन बोलते हैं कि फाउंडर जिसने ये बिजनेस बनाया, फाउंडर के साथ उसकी पूरी फैमिली, वो सारी पूरा फ्रेंड्स, इकोसिस्टम सारा एक साथ काम करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल करता। तो जैसे आप बच्चे के लिए बात कर रहे, अपन अपने साथ क्या होता है कि अपन आपको गाड़ी खरीदनी है, आप बहुत अच्छे से वेल उसको टेस्ट करके लाते हो। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ बच्चा लेके आएगा, पूरी फैमिली जाती है, बिल्कुल जाती है।
और अपन बच्चे को अपने लगता है कि क्लास 11-12 का बच्चा है इसको, या 9-10 का बच्चा है इसको क्लासेस की जरूरत है, वो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ जाके डिसाइड कराया। आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा बेस्ट ऑफ यू डिजर्व करता है, ना कि रेस्ट ऑफ यू? अगर हम उसे रेस्ट ऑफ यू मानते हैं कि जाके ये काम तो तू खुद कर लेगा, यही पहला स्टेप गलत हो जाता है। आपका बच्चा बेस्ट ऑफ यू डिजर्व करता है, ना कि रेस्ट ऑफ यू। इस पे मेरे को एक बात याद आई थी, जैसे पेरेंट्स स्पेशली गर्ल्स वो कहते हैं जी बाहर नहीं भेजना बच्चों, और आपने बहुत सारे बच्चे भेजे हैं, गर्ल्स भी बहुत सारी भेजी, कैसे कन्विंस कर पाते हो पेरेंट्स को? क्योंकि कन्विंसिंग पावर चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं भी। आज पेरेंट्स बहुत डरते हैं, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली कि भी बाहर जाके क्या होगा, कैसे होगा। उसके लिए आप क्या उनको अश्योरिटी देते हो या क्या उनको चीजें बताते हो? सर मेरा ना काउंसलिंग का एक रूल है। ओके। हम लोग काउंसलिंग लोकेशन बेस्ड करते ही नहीं। मेरा ये अच्छा। आप एक करियर काउंसलर, मेरे को नहीं लगता कि बाहर जाने का मायना क्या है। ओके। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चे को दिल्ली भेज दूंगा, मैं बच्चे को लंदन भेज दूंगा, मैं बच्चे को गंगानगर ही रखूंगा, ये पहला पैरामीटर नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है करियर काउंसलर मैं एक सेम माइंडसेट सभी पे अप्लाई कर दूं, वो भी गलत है। एज अ करियर काउंसलर मेरा भी जॉब क्या होता है कि पहले मैं उन बच्चों, उन फैमिली की प्रायोरिटी को समझूं, उनकी क्या प्रायोरिटीज, उनका क्या विजन है, पहले तो हम लोग उस पर बात करें। अगर उस विजन को मुझे अंडरस्टैंड करना है, खास कर मुझे करना चाहिए, ठीक है। मुझे अगर उस विजन के अंदर कुछ सुझाव देने हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है, मैं करूंगा। थर्ड इज कि जब अपन आपस में कुछ टर्म्स को लेके डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट निकाला जा सके, उसको के बाद हमारा ये पैरामीटर तो कभी भी नहीं हो सकता कि सर मुझे जयपुर जाना है, ठीक है, सर मुझे इस लोकेशन पे जाना है, सर मुझे कनाडा ब्रैम्पटन में जाना है, ठीक है। ये पैरामीटर नहीं। हम उस कोर्स या उन स्किल्स जिसके लिए वो बच्चा बना है, पहले तो वो डिसाइड करेंगे। उसमें अगर लेटर से अपन ने डिसाइड किया कि ये बच्चे की ये लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, इसे किसी मैनेजमेंट बी स्कूल में जाना चाहिए, अब उसके लिए क्या बेस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस हम टारगेट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। हम ये पैरामीटर नहीं सेट करेंगे उसके लिए कि भाई मुझे दिल्ली में ही बी स्कूल देखना है। मैं समझ गया। ये सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन लोकेशन आप इतना प्रेफर नहीं करते। जैसे आपने अभी एक बच्चे को मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस बैंगलोर में भेजा है, वो मेरे से भी पढ़ा, आपसे भी पढ़ा, तो उसको आपने लोकेशन वेस्ट नहीं भेजा, उसको उसकी लीडरशिप क्वालिटीज थी उसकी, ऑब्वियसली तो आपने उसके, ठीक है। एजुकेशन सर एक ब्लेंड ले रही है, मतलब मॉडर्न एरा एजुकेशन को अपन को समझना पहले, और जो आपसे पहले भी करियर काउंसलिंग करते थे, या वो यही कहते हैं ना कि डीयू चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो मतलब आप ये नहीं प्रेफर करते कि डीयू चले जाओ, आप कहते हो आपके बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है उसके हिसाब से जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे सर, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मेरे को लगता है भी अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज में अच्छे हो तो ऑब्वियसली मैं आईपीएम मेरे प्रेफरेंस है, बट ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए आईपीएम वो बच्चे पे डिपेंड करता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। मैं इसको आपके साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जब से आपको सुन रहा हूँ, इट इज लाइक 1 घंटा हो चुका है अपने को पॉडकास्ट करते हुए, और वैसे भी अपन बात करते रहते हैं। क्या वो बच्चे ने, यानी कि वो हितेश ने, 2010 के हितेश ने ये सोचा था कि वो इतना कुछ अचीव कर पाएगा? क्या उसने ये चीज सोची थी कि वो बुक भी लिख देगा? इफ द क्वेश्चन इज डू आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आंसर इज यस। मतलब उस टाइम सोच लिया था? मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ सोचने से काम होता है, करना, बट सोचना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ। आप अगर सोचेंगे, दैट मीन्स आप किसी चीज को लेकर ड्रीम कर रहे हैं और उसको उसके लिए सीरियसली अलाइंड भी हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ अचीव करेंगे ना। आपका गोल सेट कैसे होता है? कोई तीसरा बंदा आके तो करेगा नहीं, आपके मन में आते हैं। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग कि मुझे लगा कि यार मुझे ये बनना है, ये अचीव करना है। जब मेरे मन में ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो मैं उसके बारे में वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे को ये चीज करनी है, और उसके लिए एक्शंस में कन्वर्जन नहीं है, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन विल वॉन्ट वर्क। You are saying you have to do it also. Do it also, yes. If you are dreaming, you have to do it. If the question is it good or bad,
ओके मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन आपके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज एटलीस्ट ये आपको जिंदा रखता है। आपको जिंदा इन द सेंस कि यार हमेशा keep एक्टिव alive, रहता है, यार यस आई मेरे को ये कैन डू काम इट, आई करना कैन डू इट, यस। वो अंदर का मोटिवेशन ही मैनिफेस्टेशन। अब आ जाते हैं हितेश, थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर से बाहर जा रहा हूँ, मतलब मैं व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू, मतलब अभी देखो यू आर यंग एनर्जेटिक, लाइफ आपने सीख ली, आपने वो एरा भी देख लिया जब आपको जरूरत थी, और आज आपने ये वाला फेज भी देख लिया जिसमें आप वेल सेटल्ड हो, मतलब यू हैव सीन बोथ द साइड्स ऑफ द लाइफ। अब आपने जो देखा, काइंडली शेयर विद द पॉडकास्ट व्यूअर्स कि आपके अकॉर्डिंगली लाइफ क्या है। सर एक थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ मैं। आपने बोला कि लाइफ के बारे में आपने सीख लिया, नहीं, दो चीजें देखी हैं आपने। हाँ हाँ देखी है, लेकिन लाइफ यही है सर। हाँ, लाइफ life- मेरे लिए क्लासरूम है, क्लासरूम, मेरे लिए एक क्लासरूम है जिसमें रोज आपको नई चीजें सिखाई जा रही हैं ओके, और आपको सीखते रहना है। यही सक्सेस का पैरामीटर है कि आपका कल जो बीत गया उससे आज बेहतर होना चाहिए, आज से आने वाला कल बेहतर होना चाहिए, That यही means- सक्सेस है। और लाइफ मेरे लिए एक क्लासरूम की तरह ही है कि जो मुझे रोज नई चीज सिखाएगी और मुझे सीखते रहना है। एवरी डे इज अ और हम तो लर्निंग। वैसे भी, वो एक शायर को सुना मैंने कि हम तो वैसे भी एक किरदार है ना, हाँ, कि अब उस किरदार को कैसे जीना है ये अपने पे डिपेंड करता है। अगर मेरे को, मैं इसे कनेक्ट कर पाऊँ, मुझे आई डोंट गेस कि याद एग्जैक्टली आएगा या नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। बट ओके, मैंने एक बहुत पहले एक इंस्टाग्राम रील मेरे सामने आई थी, तो उसको मैंने सेव किया, कई बार सुनता रहता हूँ मैं। उसमें वो कहता है कि सिर्फ पानी और पसीने में फर्क है, सिर्फ पानी और पानी पसीने और में पसीने में फर्क है, पत्थर और नगीने में फर्क है। सबका महत्व अलग है। सिर्फ पानी और पसीने में फर्क है, सिर्फ पत्थर और नगीने में फर्क है। जिंदगी में समय बिताना मुर्दा घड़ियों की तरह, समय बिताना ही जिंदगी नहीं है। हर रोज जिंदा हो, सांस ले रहे हो, ये नजर आना, पता लगना भी जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत सीखने को मिलता है हितेश आपसे, वैसे भी पर्सनली भी, और आज मेरे को लगता है कि पॉडकास्ट व्यूअर्स भी हमारे जो देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए इस पे आते हैं वापस कि जो ये बुक आ रही है आपकी स्टार्टअप्स पे, आपने जो पर्सनली फील किया वो भी है, या आपने जो सोचा कि लोगों के साथ ऐसा हुआ या हो रहा है उसके बारे में? बुक एक्चुअल में ऑफ कोर्स लाइफ एक्सपीरियंस ही है, उन्हीं को जो अपन लोगों ने प्रैक्टिकली जो लाइफ में सीखा है, जो बिजनेस करके सीखा है, जो फेलियर से सीखा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब हर चीज से को ऐड ऑन किया। और सबसे खास बात इस बुक के लिए मेरे एजुकेटर्स मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, उन्हीं ने आपको, मैंने उनको गाइड किया हाँ, इन देयर करियर। ठीक है। वंस जब हुआ ये कि 5-7 साल बाद अचानक हमारे पास लॉट ऑफ स्टफ ऐसा आने लगा, जिन्होंने कुछ अच्छे मुकाम हासिल किए, कुछ और हुआ, डिस्कशन शुरू हुए, उन्होंने जो किया उन चीजों से सीखा, उनसे डिस्कशन हुआ। एक चीज में मैं लकी अपने आप को फील करता हूँ इसी चीज के लिए कि कोई मुझसे 5 साल पहले पढ़ा है, 10 साल पहले पढ़ा है, 15 साल पहले पढ़ा है, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू मी। दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग थिंग कि एक बच्चा सिर्फ वहां पे 1 साल पढ़ के नहीं जा रहा, वो आफ्टर लाइफ भी आपसे कनेक्टेड है। दैट मींस यू हैव गेन्ड समथिंग, और मुझे सीखने को उनसे मिलता रहता है। हाँ, बिकॉज़ दे आर कॉर्पोरेट लाइफ में है, वो कॉर्पोरेट लाइफ में है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट स्किल्स जानते हैं। उन सब से करते करते बहुत सारे लेसन सीखे, इस बुक में हम लोग लेकर आए, उन सब चीजों को ऑल टुगेदर करके। ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है ये बुक सभी क्लास ऑफ पीपल को हेल्प करेगी। अच्छा, सारे सेगमेंट, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन आ रहा है, हर वो आदमी जो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उसको ये पहला वर्जन डेफिनेटली समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए हितेश जी, अब अपन आ जाते हैं हमारे एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जो कि है रैपिड फायर। आई होप हितेश का ये वाला वर्जन किसी ने नहीं देखा होगा। ओके, मैं आई होप, क्योंकि मैं रैपिड फायर का जवाब दे पाऊँ या नहीं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि आई होप कि आप दे पाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ओके, आई ट्राई। हाँ, यू विल ट्राई। सीए
और MBA? Depends on your patience. Depend on your patience. CA gives you depth, MBA gives you network. हालांकि इसका जवाब मुझे लगता है कि एक ही होगा, लेकिन कॉमर्स और साइंस? Of course, commerce, ठीक है। where money meets meaning. अब ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग होएगा, IP मैट और CUET? IP मैट और CUET दोनों में से एक चूज करना पड़े तो cannot be chosen. ओके मेरे को लगता है IP मैट gives you leadership. ओके IPM courses give you leadership qualities. और if it is about exploring the life, मेरे को लगता है CUET. स्ट्रिक्ट टीचर और अ फ्रेंडली टीचर? स्ट्रिक्ट टीचर और फ्रेंडली टीचर, मेरे को ऐसे लगता है फंसा रहे हो मेरे को. फर्म आउटसाइड, ओके फ्रेंड इनसाइड. गुड, ये अच्छा कवर अप करें। ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ लेकिन फिर आ गया है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग? अनडाउटेडली सर, हाइब्रिड. ओके, अब ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से है, ग्रुप स्टडी और सोलो? ग्रुप स्टडी और सोलो, ये बड़ा वैसे मेरे को ऐसे थोड़ा अंदर से फनी फीलिंग आ रही है, बिकॉज हम लोग, मैं मेरे टाइम का ग्रुप स्टडी, हम लोगों ने ग्रुप स्टडी करे हैं, खूब सारे दोस्त, हम 6-7 बना के मोटिवेशन के लिए कि भाई आज पढ़ेंगे. हाँ अल्टीमेटली मोटिवेशन तो वो स्टडीज का आया, बट वी एंडेड अप विद चिप्स एंड ऑल. हाँ, वो खाना पीना चाहे. तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ग्रुप स्टडी गिव्स यू मोटिवेशन, सोलो इज मास्टर. You should be a night owl or a early bird? Sir, it's consistency, that's the real clock. No matter you like to study late hours or you, I say कि भाई जल्दी उठो, पहले होता था हम लोगों को कहते थे. हाँ, हमें कहते थे ना 5 बजे उठोगे, जल्दी उठो, है ना. तो मेरे को लगता है if you, ब्रह्म मुहूर्त is consistency. आप जो जिस मर्जी समय पे करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करें, लगातार उसी समय और लगातार करें बिना ब्रेक्स के साथ. मतलब ऐसा नहीं आज तो मेरा मोटिवेशन है, मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ और 12 दिन तक मैं 1 घंटे काम भी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन जो बच्चों को टाइम स्केड्यूल भी बनाते हैं बच्चे, तो उसमें ये कहा जाता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में करो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इवनिंग. सर, अपना अपना बिलीफ सिस्टम हो सकता है. मेरे को ऐसे लगता है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता. आप कहते हैं कंसिस्टेंसी. एक स्टैंडर्ड थिंग किसी पे अप्लाई स्केड्यूल के लिए तो नहीं की जा सकती. ठीक, एक स्टैंडर्ड थिंग, एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट अगर किसी को दूंगा, मैं यही बात बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग. ठीक है, इज द रियल क्लॉक. अब हम रैपिड फायर तो खत्म कर चुके हैं. 2-3 आखिरी में सवाल, छोटे छोटे इसके मेरे को आंसर चाहिए, लेकिन सवाल थोड़े से बड़े हैं. सक्सेस आपके लिए क्या है? नंबर 1. व्हाट इज योर लाइफ मोटो? नंबर 2. और एक सवाल जो कि आजकल के पर्सपेक्टिव में बहुत जरूरी है, एथिक्स. एथिक्स एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ एजुकेशनिस्ट या एजुकेटर. सर, क्या कर रहे हैं उस पर अपन बात नहीं करते. हाँ, नहीं, करना क्या चाहिए उस पर बात. हाँ, यस. मेरे को ऐसे लगता है कि फॉर मी सक्सेस, अपन पहले भी बात कर चुके हैं. सक्सेस क्या है कि अगर कल से मेरा आज बेहतर है तो मैं सक्सेसफुल हूँ. डन. आज से मेरा आने वाला कल बेहतर होना चाहिए तो मैं सक्सेसफुल. डन, वेरी गुड. एंड सेकंड थिंग, सेकंड था मेरा कि लाइफ मोटो. लाइफ मोटो क्या है? नहीं, एक तो सोचा होता है ना. फॉर मी लाइफ मोटो इज कि सर, नॉट जस्ट द इम्प्रेशन, मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ. नॉट जस्ट द इम्प्रेशन, यू विल क्रिएट इम्पैक्ट. वो मेरे लिए सब कुछ है. दैट इज अ डीप. वो सर, वो अभी तक कर पाए ना, हाँ, तो यहाँ तक पहुंचे. सही बात तो ये है, क्योंकि यहाँ तक मैं नहीं पहुंचा. उन लोगों को जिनको लगा, उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को, उन टीम को, उन पेरेंट्स को, एवरीवन. जरूरी नहीं मेरी खुद की टीम भी हो सकती है. वो हर लोग, सोसाइटी, जिन लोगों से हम मिले, अगर मैंने उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और तभी मैं आपके साथ तभी हम ये पॉडकास्ट भी कर पा रहे हैं. और ये सारा इम्पैक्ट की वजह से अब अचीव हुआ. और आने वाले समय में मैं ये सोचता हूँ कि नॉट जस्ट द इम्प्रेशन, आप किसी से मिले और आप इम्प्रेसिव लगे, वो आपसे 2, 4, 5, 7, 10 मिनट बात करेगा, हो सकता है कुछ दिन बात करे, बट ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में वो एक मोमेंट आता है ना कि आपको चुनना पड़े कि यार किस बंदे को आप किस चीज के लिए, मतलब गेटिंग माय पॉइंट. यस, दैट इज नॉट इम्प्रेशन, दैट इज द इम्पैक्ट. इफ आप उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए हो ना, और वो कभी नहीं भूलेंगे सर. और वो लोग, ऐसा नहीं है कि आज से किसी 10 साल पहले कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ
आज आपको नहीं पता वो कब किस रूप में आपको मदद करेगा। या फिर सबसे खास बात, जब आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो तो सर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन, सुकून अंदर से एक आता है कि यार मैंने लगता है कुछ कि आप कुछ तो कर रहे हो। कुछ तो कर। वो कहते हैं, मैंने बोला ना भी सांस लेना ही काफी नहीं, जिंदा हो जिंदगी नजर आनी चाहिए। अब आ जाओ सर, ये क्वेश्चन का तो मैं जवाब लूंगा ही लूंगा। एथिक्स इन एजुकेशन सर, ऑफ कोर्स अगर एथिक्स ही नहीं है ना तो वो एजुकेशन नहीं है। आप इस बात को समझना, जहां सत्य नहीं वहां भगवान कैसे हो सकते हैं? तो अगर एथिक्स नहीं है तो एजुकेशन तो डेफिनेटली नहीं है, वो व्यापार है। लेकिन व्यापार भी नहीं बोलो, व्यापार भी नहीं बोलो, बिकॉज व्यापार में भी एथिक्स होते हैं सर, है ना? हाँ, वो बिजनेस में भी मैं पढ़ाता हूँ कि बिजनेस एथिक्स। हाँ। लेकिन मैं, क्योंकि ये हालांकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, लेकिन मैं इस पे ऐसे रखता हूँ तब भी वो चल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं अब आप समझो, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दे आर इंक्रीजिंग अनएथिकली एंड द पर्सन, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, मैं आपके ऊपर ले रहा हूँ, मैं एक साइड बाई रख देता हूँ। मैं एथिक्स में चल रहा हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो सच्चा मेरे को, जो भगवान कराएगा, जो मेरे वाहिगुरु कराएंगे, मैं करांगा। मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेरे अंदर पेशेंस भी बहुत है, लेकिन जीत वहां हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी हार हो रही है, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही जो मैं एथिकली कर रहा हूँ। सर मैं इस स्टेटमेंट को ना गलत कहता हूँ। अच्छा, कई बार कुछ दिख रहा है लेकिन होता नहीं है, वो सच्चाई नहीं, वो सच्चाई नहीं है। अगर एथिक्स नहीं है ना, मैं इस बात को नहीं मानता, अगर सत्य नहीं है वहां भगवान नहीं होंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कई बार दिखता कुछ है, भगवान ने रचना ही ऐसी की है सर। कई बार फूटने से पहले गुब्बारे को फुलाया जाता है। अब ये नहीं कह सकते इसमें हवा बबल बबल, उसका उसका दिस इज मेंट टू बी। अगर वो बलून बना और वो बच्चा उससे खेल पा रहा है तो भगवान ने उसको सही तरह से संरचना की और वो अपना टास्क कंप्लीट कर पा रहा है। अगर कोई गुब्बारा फूल रहा है और आप उसे कहो कि ये तो यार ये तो बन रहा है, ये अनएथिकल चल रहा है, लेकिन ये चल, सर आपको पता ही नहीं है, वो ऐसे कोलैप्स हो जाता है। अब रही बात एथिक्स इन एजुकेशन है क्या, मेरे को ऐसे लगता है, देखो कई बार ना, मेरा बिलीफ है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसमें, मेरे को ऐसा लगता है कई बार गलत करने वाले को भी पता ही नहीं होता ना कि मेरे मैं गलत क्या गलती हो रही है। कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सारे, मैं किसी का नेम तो नहीं कोट कर सकता, लेकिन एक बच्ची मुझे 2022-23 के बैच में मिली। ऐसा आम बात है, होता रहता है, बहुत सारी एग्जाम्पल आपके वो बहुत सारे रोज कोट कर रहे हो 22-23 वो 22-23 के अंदर ऐसा एग्जाम्पल हुआ कि एक बच्ची जो क्लास 12th में थी, और मैं बताता हूँ कि हाउ, मतलब क्या चीज आपके दिल को बनाती है, क्या आपको समझ लाइफ के बारे में सिखाती है। और बिल्कुल सही है वो। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2022-23 बैच के अंदर एक बच्ची जो क्लास 12th में थी, उसने मुझे ज्वाइन किया, और उसका बड़ा ब्रदर भी मुझसे पढ़ा हुआ था, मुझे और मेरी टीम को सभी के लिए। और आप उस बच्ची को तो जानते हो सर। अच्छा, मैं अभी कोट नहीं करूंगा। हाँ, नहीं बिकॉज आप उसकी कहानी नहीं जानते हो। ठीक है, कहानी तो मैं जानता हूँ उसकी, एक जिससे जो मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या बच्ची और परिवार के साथ हुई। तो इट वाज समर वेकेशंस। समर वेकेशंस के बाद उस बच्ची ने क्या किया कि उसने कुछ ऐसा सीखा हुआ था जो अभी स्कूल क्लास के अंदर वो नहीं हुआ था, और आउट ऑफ सच्चे मन का बच्चा उसने जाके अपने टीचर को बोला कि देखो आपने मुझे ये होमवर्क दिया था सर, मैंने ये 50-100 क्वेश्चन मैंने खुद कर दिए हैं, ये नेक्स्ट कर दिया है। और उस बच्चे ने दिखाया कि एक नोटबुक के अंदर आपने जो टास्क दिया था, उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें ये टास्क दिया, आप ये सारा करके लाई, ये समवेयर आपकी ट्यूशन की कॉपी हो सकती है, कुछ भी समवेयर कुछ भी हो सकता है। और उस बच्ची को बोला कि पनिश किया कि कल एक अलग नोटबुक के अंदर ये जो होमवर्क वाले 50 क्वेश्चन थे वो दोबारा करके। सर एक्चुअल में क्या है कि अपन करने, मेरे को नहीं लगता भी करने वाले ने शायद इसके बारे में इम्पैक्ट नहीं सोचा है ना, क्योंकि एक्चुअल एक सिनेरियो है। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा क्या होगा कि थोड़ा सा बच्चा तंग हो जाएगा, या मेरे को लगता भी हो सकता है अनजाने में उनसे ये शायद ऐसे ही बोल दिया हो कि दोबारा कर, बट ऐसा होता रहता है अक्सर, हम लोगों को पता लगता है। वो बच्ची के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा शाई नेचर,
और कुछ Introvert ऐसा types. इंट्रोवर्ट भी था और बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड थी। कुछ दिन बाद मुझे पता लगने लगा वो बच्चा ना स्ट्रेस में था। अच्छा, उसके पेरेंट को पता लगा। पेरेंट ने एक दिन एक दो ऐसी बात हुई जिसमें उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो पता ओह। लगा कि उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई। उस इंसिडेंट के बाद ओह, उस हाँ, मतलब वो स्ट्रेस लेने की वजह कलेक्टिवली से, हाँ ऐसा मतलब नहीं है कि एक इवेंट हुआ, कलेक्टिवली हुआ ठीक है, उसके साथ। ठीक मुझे पता लगा तो मुझे लगा भी है, गलत हो अब मुझे जब पता लगा तो एक चीज मैंने बड़ी स्ट्रेंज ऑब्जर्व करी। मेरे को लगता है अगर मेरे से कोई क्वालिटी पूछे तो मैं एक अच्छा एनालिस्ट हाँ, you can see the ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं नहीं, चीजें I have कि seen क्या this चीज़ है। personally. हाँ। तो अब मुझे लगा उस पॉइंट पे जाके कि यार इस बच्चे के साथ ना दो तीन फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये मन में चुपचाप क्यों रहता है। देखो आप इसे अदरवाइज नहीं लेना, वो बच्चा एकेडमिकली थोड़ा सा सेल्फ मोटो मतलब कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस, उसे लगा कि कोई टीचर चाहता है कि भाई वो उसके पास पर्सनली ट्यूशन लग जाए, इसलिए वो उसका शिकार हो रहा है। कॉम्प्लेक्शन डार्क है इसलिए शायद ये ऐसा मैं बताता हूँ कि वो मेरी ऑब्जर्वेशन सही कैसे गई। ठीक है, मैंने ऐसा उस समय सोचा कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क है तो इससे ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चा ऐसा सोच लेता कई बार कि सोसाइटी मुझे इस तरह से मतलब लोग क्या बच्चे accept क्या कर रही है, सोचेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो जब बच्चे आज के समय के अंदर टू व्हीलर्स पे आते हैं या इनफैक्ट फोर व्हीलर्स पे भी आते हैं, उस समय पे वो बच्चा साइकिल पे आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता साइकिल पे आना तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, बट हो सकता है कि उस बच्चे को ये फील हो रहा हो कि आजकल लगभग सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को टू व्हीलर ले लेते हैं, तो उसे लगता है कि यार मैं तो स्कूटी की जगह साइकिल पे जा रहा हूँ, और सब बच्चे उसमें दूसरे समझ नहीं होती इस बात के लिए कि ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती है। अब वो मुझे जब पता लगा तो मैंने इसमें मदद ली थोड़ी सी गीतिका की, ओके, बिकॉज वो फीमेल थी। मुझे लगा गीतिका कि अपन इसके लिए क्या करें कि यार तेरे को ना डेली कॉम्प्लीमेंट करना है ऐसे क्लास में, ठीक है, कि तू बहुत स्मार्ट लग रही है, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। वेरी ये गुड, हुआ सर, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ आप उस बच्चे को जानते हो, लेकिन मैं समझ गया सर, मैंने आपको नेम नहीं हाँ एक कोट किया। अब वो हुआ क्या कि अब बाय द टाइम वो आ रही है तो उसको रोज कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि ऐसा कि मुझे लगा ऐसा मेल मुझे नहीं करना चाहिए। गीतिका से मैंने वो काम कराया, वरना मैं इतना कॉन्फिडेंशियल हूँ कि गीतिका मेरी वाइफ है और मैं उनको भी नहीं बताता, क्योंकि मैं अपन लोगों के साथ ही बिल्कुल इंस्टीट्यूट में है। तो पैरेलली हम लोगों ने उसे मोटिवेट करना शुरू किया एजुकेशन को लेके, और सर वो बड़ी ही मीडियोकर बच्ची थी, क्योंकि कलेक्टिवली उसके दिमाग में क्या था कि मैं एकेडमिकली एवरेज हूँ और मेरे साथ ये कॉम्प्लेक्शन प्रॉब्लम है, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, स्कूल में या कहीं भी कोई पर्टिकुलरली कोई स्कूल नहीं चाहता सर किसी बच्चे को अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं, वो स्कूल का गोल अल्टीमेटली अपने साथ अलाइंड ही है, बिल्कुल, बट समवेयर इस सिस्टम में आप ये भी नहीं कह सकते कि सभी स्कूल टीचर्स ही बुरे हैं। आप ये नहीं स्टैंडर्ड तो नहीं मान सकते। हाँ, इस हायरार्की इस सिस्टम के अंदर कुछ होते ही हैं, 100 में से 1-2 हो गया। अब वो हुआ ये सर, एक साल बाद मैं ग्रेड्स मैटर नहीं करते, पर मैं ग्रेड से कुछ बताना चाह रहा हूँ। वो बच्ची ने 90s स्कोर क्रॉस करते, ठीक है। साथ ही साथ अब उनकी फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली ऐसा नहीं था कि वो उसे आउट ऑफ स्टेशन पढ़ाना, मतलब फर्दर स्टडीज के लिए नहीं भेज सकते। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ऐड ऑन करता हूँ। उनकी मदर ने मुझे बोला, मैंने कहा कि मैम आप एक काम करो, आपके पास 750 या 900 आई थिंक 900 रुपए थी। अच्छा, 900 रुपए हैं? कहते सर 900 रुपए हैं। मैंने कहा आप CUET का फॉर्म फिल करो। ठीक है। मैंने कहा आप बाहर नहीं लेके जाओगे, ले जा सकते, कोई बात नहीं, आप ये 900, वो बच्चे की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा थी। मैंने कहा हम लोग जिस मोटिवेशन के थ्रू इसे अपलिफ्ट करके लाए हैं, वो मोटिवेशन टूट जाएगा या टूट सकता है अगर इस पॉइंट पे उसको लगा कि मेरे को आगे पढ़ने नहीं दिया गया। एग्जैक्टली। मैंने कहा आप इसके सामने एक कंडीशन रखते हो कि अगर टॉप नॉच स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है तो हम तो आगे चल जाएंगे, उसके लिए फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म फिल किया तो क्लासेस, मैंने कहा क्लासेस मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने किसी बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसके लाइफ में एक मस्ट गो इम्पैक्ट देना जरूरी है। बार बार एक ही चीज आ रही है, इम्पैक्ट। तो किया,
मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ सर। इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स भी अगर पर्सनली मेरी बात को टेस्ट एंड वेरीफाई करना चाहोगे, एनी टाइम मैं वेट कर रहा हूँ कि उस बच्ची का 2 4 5 7 साल का समय चाहिए हम लोगों को कि वो सक्सेस के एक पैरामीटर पे सक्सेसफुल वो है आज भी, बट किसी करियर के लिए वो अलाइंड हो, और फिर मैं आपके सामने इसी चीज को कनेक्ट करके लाऊं। ठीक है। अभी उस बच्ची को हमने कहा कि प्रिपरेशन हम कराएंगे, फॉर्म के पैसे आपने दिए, ठीक है। प्रिपरेशन कराई सर। अनएक्सपेक्टेडली उसका जो एडमिशन है बहुत अच्छे कॉलेज में होगा, ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब हमने तो सोचा नहीं था, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से किया। अब आपको बताता हूँ कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है। कुड यू बिलीव उसके डैड जो यहाँ पे एक नॉर्मल जॉब में एम्प्लॉयड थे, ठीक है। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन रोहतक। रोहतक इन हरियाणा। रोहतक, वो बेसिकली हरियाणा से बैकग्राउंड बिलोंग था। ठीक है। बट कई साल से वो गंगानगर ही सेटल थे। रोहतक में उनके फादर का कोई कजन था जिसने उनको अप्रोच किया कि मेरे बिजनेस में ऐसे मेरे पास एक ऐसा जगह है, तेरे लिए जॉब है कि आजा, है कि तुम एडजस्ट हो सकते हो अगर तुम यहाँ आना चाहो तो। बट वो समवेयर रोहतक और दिल्ली के बीच में एक जगह थी, वहां था। ठीक है। अब उनका बेटा जो मैंने बताया वो मेरे से पढ़ा हुआ है और करंटली सीए परस्यू कर रहा है। ठीक है। मिड जर्नी में है। उस बच्चे का भी सीए फाइनल्स में एडमिशन है, जिसमें उसको हर जगह क्लासेस नहीं मिल रही है कुछ, और एक ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें वो लोग सहपरिवार अपने बच्चे के साथ पूरी फैमिली सर दिल्ली शिफ्ट हो गई। और उसके फादर ने डेली ट्रैवल करना शुरू किया। रोहतक के से पहले एक जगह पे उनको 1 घंटा जाने का चाहिए, 1 घंटा आने को चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है। बेटर जॉब, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं साथ, सेम लोकेशन जहाँ चाहिए थे सर। जिस दिन वो लोग गंगानगर से उनका लास्ट डे था, वो बच्ची, उसके मदर, उसका भाई, फादर ऑलरेडी चले गए थे दिल्ली, ठीक है, फॉर द शिफ्टिंग। वो मेरे पास आए और मुझे बोला कि सर सुबह हमारा सामान जा चुका है, हम जाने वाले, अब हम जा रहे हैं। ठीक है। और ये आप लोगों की आपके लिए मिठाई है। अच्छा। और आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, मैं पिछले कुछ साल से मीठा बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करता। ओके। बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है। कुड यू बिलीव उस मिठाई के डब्बे को मैंने घर जाके क्या बोला, उस बॉक्स को, मैंने जाके मेरी फैमिली को बोला आप कितनी भी मिठाई खा लो, कुछ भी नया मंगवा लो, लेकिन इस बॉक्स को मेरे लिए छोड़ देना। क्या बात। और सर मैंने अगले 5-7 दिन 10 दिन वो बर्फी खाई। क्या बात। और जब वो मैंने उसको खाया ना, मेरे को ऐसा लगा परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ये तो है। इसी वजह से आज भी मैं ये बिलीव करता हूँ, जो भी ऊंचाइयां छुएंगे, आगे भी बढ़ रहे हैं, हम वो काम कर पा रहे हैं हमने कभी सोचा नहीं था सर। अभी ये लॉन्च होने वाला है, लॉन्च भी कुछ अच्छा भगवान ने प्लान किया है। वो सब इसीलिए संभव हो पा रहा है बिकॉज हम उस इम्पैक्ट को क्रिएट किया। और सबसे खास बात, उन लोगों ने जो दुआ दी ना, वो फूल है सर हमारे लिए सक्सेस के लिए। तो मेरे को लगता है सर, ये मैं ऐसी चीजों में ना थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे को लगता है कि मतलब इससे सुंदर चीज कुछ भी नहीं हो सकती। और ध्यान क्या देना है कि हमसे अनजाने में वो गलती नहीं, मेरा आज जो वो गलती, हाँ यस, मेरा आज भी वो बिलीफ है कि उस टीचर ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे इस बात से, उसमें सर एक बैड इंटेंशन तो थी। ठीक है। एक बैड इंटेंशन ये थी कि ये मेरे पास नहीं आ रही, ट्यूशन नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा इम्पैक्ट होगा। तो हाँ। आपको जब नहीं पता ना, तो आप एटलीस्ट ये अनएथिकल वे तो किसी भी हाल में नहीं चुन सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे पहले क्या था कि हम लोग क्योंकि पर्सनली आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े, और मेरे को बड़ी थोड़े झिझक थी कि यार आप और मैं किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं और कैसे होगा ये चीज, क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं। बिल्कुल। तो कैसे ये चीज पॉसिबल होगी। फिर मुझे एक चीज गीतिका ने सजेस्ट की कि यार जस्ट बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आप शायद आप में कुछ ऐसी चीजें जो उनको लगे, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, मैं चाहता था कि लोगों के सामने आए, या फिर कुछ ऐसा जो शायद अपन बात नहीं करते, जैसे अभी जो लास्ट अपने एथिक्स वाली बात की, ये ऐसी चीजें जो मैं नहीं चाहता अपन किसी से डिस्क्लोज हो। बिल्कुल ऐसी सर नंबर ऑफ स्टोरीज है हम लोगों के पास, नंबर ऑफ स्टोरीज
जहाँ एकेडमिकली ग्रेड्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि मैंने ऑब्जर्व किया बच्चा 56% 60% होल्डर है, वी एंडेड अप विद 94.8% मार्क्स एंड फिर से मार्क्स आर टेम्परेरी बट स्टोरीज जब इस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट होती है ना वो दैट इज तो परमानेंट, सर वो फ्यूल है। दैट इज परमानेंट। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।